बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम्स की वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छा, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आज एक न्यूज़ चल रही थी कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़ा डिले हो गए हैं। तकरीबन 25 दिन से 1 मंथ जो है अब लेट हो गए हैं एग्ज़ाम्स। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के एग्जैक्ट डेट्स मुझे नहीं पता, लेकिन ये ख़बर पता चली थी कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो तकरीबन 1 मंथ राउंड अबाउट डिले हो गए हैं, फ़र्दर आगे चले गए हैं। तो आपने ये ख़बर सुन के रिलैक्स नहीं होना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि इस दफ़ा एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे। बार बार ये ख़बरें आ रही हैं वज़ारत तालीम की तरफ से और सेक्रेटरी साहब भी बार बार कह रहे हैं कि इस दफ़ा बग़ैर एग्ज़ाम्स के कोई बच्चा भी प्रमोट नहीं होगा। तो उस आस पे आपने नहीं बैठे रहना। एग्ज़ाम डिले हो गए हैं तो इसलिए भी आपने रिलैक्स नहीं करना, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप कहीं से यूट्यूब से उसको चेक कर सकते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी लेंथी टॉपिक है और समझने वाला भी है, इसमें बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं। तो इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे। आज के दिन हम पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस की टाइप्स क्या होती हैं, बफर सॉल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बफर सॉल्यूशन एक्ट कैसे करते हैं और बफर सॉल्यूशंस की जो पीएच है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन आज पढ़ेंगे और कल वाले पोर्शन में बफर्स कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स हैं वो कल को हम सॉल्व करेंगे। अगर एक ही वीडियो में लेके आएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट इन चेंज इट्स पीएच when small amount of acid और base added in it। यानी बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है अगर उसमें हम थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड भी कर दें तो वो अपनी पीएच के चेंज होने के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, यानी पीएच को ज़्यादा चेंज नहीं होने देता। रेजिस्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि पीएच चेंज तो होगी लेकिन वो सॉल्यूशन रेजिस्ट करेगा, पीएच को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं, अगर हम प्योर वाटर के अंदर, प्योर वाटर जिसकी पीएच 7 होती है, उसके अंदर अगर हम 0.01 मोलर NaOH ऐड कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है तो ये पीएच को बढ़ाएगा, तो वाटर की जो पीएच है वो 7 से बढ़कर 12 तक चली जाती है। यानी अगर हम इतना सा बेस ऐड करें प्योर वाटर के अंदर तो पीएच के अंदर इतना चेंज आता है। लेकिन अगर हम यही अमाउंट किसी बफर सॉल्यूशंस के अंदर ऐड करें तो जो बफर सॉल्यूशन की पीएच है वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन बहुत कम बढ़ेगी, 0.1 या 0.09 इतनी पीएच बढ़ती है अगर हम बफर सॉल्यूशंस के अंदर इतने मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। और इसी को अगर हम प्योर वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो पीएच 7 से कहाँ पे चली जाती है? 12 के अंदर, क्योंकि NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होती है। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच के चेंज होने के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं। चेंज होती है थोड़ी बहुत लेकिन ये रेजिस्ट करते हैं। कब? जब हम स्मॉल अमाउंट में इनके अंदर एसिड या बेस को ऐड करते हैं। बफर सॉल्यूशन की और भी खसूसियात हैं कि ये बहुत लंबे अरसे तक महफूज रह सकते हैं, यानी अपनी पीएच को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम इनको पड़ा रहने दें। और अगर हम इनको डाइल्यूट भी कर दें, डाइल्यूट करने का मतलब है इनके अंदर वाटर भी ऐड कर दें, तब भी इनकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होती। तो बफर सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। 2 तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं और बेसिक बफर। इनका डिफरेंस देख लेते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। जैसा कि इनके नाम से ऑब्वियस है, एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है, पीएच लेस देन 7। इनकी जो पीएच होगी वो लेस देन 7 होगी इन बफर सॉल्यूशंस की। और जो बेसिक बफर सॉल्यूशंस होंगे इनकी जो पीएच होगी वो मोर देन 7 होगी, मोर देन 7। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एसिड होते हैं न्यूट्रल 7 जो पीएच होती है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उसके नीचे की तरफ आते जाओ तो एसिडिक होती है पीएच और उससे ऊपर जाते जाओ तो बेसिक होती है। तो एसिडिक जो बफर होते हैं उनकी पीएच लेस देन 7 होती है और जो बेसिक बफर्स होते हैं उनकी पीएच मोर देन 7 होती है। कोई भी बफर सॉल्यूशन यूज़ किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिएक्शन हमने एसिडिक पीएच के अंदर करवाना है
तो एसिडिक बफर यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पे बफर की ज़रूरत है। और अगर हमने कोई रिएक्शन बेसिक पीएच के अंदर करवाना है यानी मोर देन 7 के अंदर, तो वहाँ पे बेसिक बफर यूज़ किया जा सकता है अगर वहाँ पे बफर की ज़रूरत है। इस तरह सैंपल्स को प्रिजर्व करने के लिए अगर किसी सैंपल को प्रिजर्व करना है एसिडिक मीडियम के अंदर या एसिडिक पीएच के अंदर, तो एसिडिक बफर को यूज़ कर सकते हैं। अगर बेसिक पीएच के अंदर 7 से ऊपर जो पीएच है वहाँ पे किसी सैंपल को प्रिजर्व करना है किसी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, तो वहाँ पे बेसिक बफर को यूज़ किया जा सकता है। तो इनका अपना अपना यूज़ है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बनते कैसे हैं एसिडिक बफर, कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग मिक्स करना होता है। इसके लिए हमने वीक एसिड with its salt with strong base यानी हमने एक वीक एसिड लेना है और उसी वीक एसिड का हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट लेना है। जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इनके मिक्स करने से जो बफर बनेगा वो एसिडिक बफर होगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये एक वीक एसिड है यानी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। और इसी का अगर हम साल्ट ले लें सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, NaOH आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिटिक एसिड जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाला साल्ट बनता है। ये हमने वीक एसिड ले लिया, इसी वीक एसिड का हमने साल्ट ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, इनके मिक्स करने से जो बफर बनेगा वो कौन सा होगा? एसिडिक बफर। इस तरह से कोई भी हम वीक एसिड ले सकते हैं और इस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हमने साल्ट यूज़ करना है। फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया जा सकता है, फॉर्मिक एसिड यूज़ किया जा सकता है, ये कोई भी वीक एसिड यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमने बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लेंगे, कोई सा भी वीक बेस प्लस साल्ट, उसी का साल्ट लेंगे विद स्ट्रॉन्ग एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसी वीक बेस के साल्ट को हम यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल इसकी जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है और इसका हम साल्ट लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम HCl से रिएक्ट करवाते हैं, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये एक वीक बेस है, ये इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट है। जब इनको मिक्स करेंगे, इनके मिक्स करने से जो बफर बनेगा उस बफर को हम कहेंगे ये बेसिक बफर है। तो इस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं एसिडिक और बेसिक बफर। यूज़ मैंने बता दिया कि कैसे यूज़ किया जाता है, बेसिक बफर को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एसिडिक बफर को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम आगे चल के बात करेंगे कि अगर हमने बेसिक बफर बनाना है कितनी पीएच का बनाना है, वो पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन की मदद से इनकी पीएच को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। अब बफर सोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है? 2-3 पॉइंट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये MCQs वगैरह में भी पूछ लेता है। एक तो ये जो ह्यूमन ब्लड है ये नेचुरल बफर है, जो ह्यूमन ब्लड है ये नेचुरल बफर सॉल्यूशन है और जो इसकी पीएच होती है इस बफर सॉल्यूशन की ये होती है 7.35, स्लाइटली बेसिक होती है। तो अगर ब्लड के अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस चला भी जाए तो ब्लड जो है वो चेंज इन पीएच में रेजिस्ट करता है, यानी अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता, क्योंकि ब्लड क्या होता है एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन है। इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर और भी बफर सिस्टम होते हैं, फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है, इस तरह कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। खैर वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो जो हमारा ब्लड है वो एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन है जो पीएच को, ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है कितना? 7.35। अगर ये पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो सडन डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो ब्लड होता है ये एक नेचुरल बफर सॉल्यूशन है। इसके अलावा बफर सॉल्यूशन का क्या यूज़ है? अगर हमने कोई सैंपल्स वगैरह प्रिजर्व करने हैं या कोई रिएक्शन करवाना है किसी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, यानी वो पीएच चेंज ना हो, उसी पीएच के ऊपर हमने रिएक्शन करवाना है, तो वहाँ पे हम बफर सॉल्यूशंस को यूज़ कर सकते हैं। या अगर हमने कोई सैंपल प्रिजर्व करना है, उसको महफूज करना है लंबे अरसे तक,
किसी स्पेसिफिक पीएच के ऊपर, तो वहाँ पे भी एसिडिक या बेसिक बफर्स को यूज़ किया जा सकता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हमने एसिडिक यूज़ करना है या बेसिक यूज़ करना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बफर्स एक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर्स एक्शन यानी जो बफर्स हैं ये एक्ट कैसे करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच में। अब एक्शन कैसे होता है, हमने एसिड ऐड किया या बेस ऐड किया तो कैसे रेजिस्ट करेंगे पीएच चेंज होने के अगेंस्ट। इसी की एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड वाले बफर की। तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है लेकिन आयोनाइज तो होगा वाटर के अंदर। आयोनाइज किस तरह से होगा, इससे बनेंगे एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन बनेंगे, और इसके साथ हमने इसका साल्ट लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी आयोनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है इसके मुकाबले में। इससे भी क्या बनेगा, एसीटेट आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा। तो कल हमने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसकी आयोनाइजेशन को फर्दर सुप्रेस कर देगा। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। अब इस सोल्यूशन के अंदर आप देखो कि एसीटेट आयंस जो हैं, जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ये मौजूद हैं। इन्हीं का फंक्शन है एसीटेट आयंस का और H पॉजिटिव आयन का। जब हम एसिड और बेस को ऐड करेंगे तो इन्हीं के अंदर चेंज आएगा। वो किस तरह से चेंज आएगा अभी हम उसको देखते हैं। बाय एडिंग एसिड, अगर हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने का मतलब है हम क्या ऐड कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू चैटेलियर प्रिंसिपल, अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज़ ऐड करते हैं एक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, तो जो एक्विलिब्रियम होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। अब सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे एसीटेट आयन मौजूद हैं, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे, ये एसिड यानी कि H पॉजिटिव इस एसीटेट आयन से रिएक्ट करेगा। क्योंकि ये वीक एसिड है, ये वाला एसिड ज़्यादातर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहना पसंद करता है। इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है। ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटिक एसिड के अगर 1000 मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें से 5 या 7 मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, बाकी सारे के सारे अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे, ये एसिड यानी कि H पॉजिटिव इस एसीटेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। ये एसीटेट आयन्स मौजूद हैं इस बफर के अंदर बहुत सारे। जो एसिड हमने ऐड किया वो इन एसीटेट्स आयन के साथ रिएक्ट करेगा और अनआयोनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अनआयोनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूंकि जो बाहर से हम एसिड ऐड कर रहे हैं, जो H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन के अंदर जाके अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन की पीएच है वो चेंज नहीं होगी, बहुत कम चेंज होगी। तो जब हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करने से ये मैकेनिज्म होता है कि यानी जब एसिड ऐड किया, H पॉजिटिव ने एसीटेट आयन से रिएक्शन किया, एसीटेट से आयन से रिएक्शन करके ये अनआयोनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट हो गया। चूँकि ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में चला गया, जो H पॉजिटिव हमने बाहर से डाले थे वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रहे ही नहीं। अगर तो H पॉजिटिव की फॉर्म में रहेंगे सोल्यूशन में, तभी पीएच में चेंज आएगा ना, तभी पीएच कम होगी एसिड डालने की वजह से। लेकिन वो H पॉजिटिव रहते ही नहीं है उस सोल्यूशन के अंदर, वो अनआयोनाइज्ड एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए जो पीएच होती है उस सोल्यूशन की वो चेंज नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम बेस डालते हैं, बेस डालने का मतलब हम क्या ऐड कर रहे हैं, OH नेगेटिव ऐड कर रहे हैं। बेस डालने का मतलब है अब ये जो OH है ये इस H पॉजिटिव से, जो एसिड का H पॉजिटिव है, इससे रिएक्ट करेगा। बफर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव मौजूद है, ये OH नेगेटिव इससे रिएक्ट करेगा और इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, वाटर। अगेन वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल, जाहिर बात है जो न्यूट्रल होता है इसकी pH 7 होती है, तो pH को ये चेंज नहीं होने देगा। जितनी भी हमने बेस ऐड की है वो बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर। वाटर अगेन न्यूट्रल होता है, तो जो भी हमने हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए थे वो कन्वर्ट हो गए वाटर के अंदर, तो अगेन जो pH होगी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी जहन में आता है कि जब ये H पॉजिटिव यूज़ होंगे तो जाहिर बात है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होगी, तो pH कम होनी चाहिए। क्योंकि ये H पॉजिटिव यूज़ हो रहे हैं बेस के साथ रिएक्शन में, तो उसका सिंपल आंसर ये है, चैटेलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट वाली साइड से कोई चीज़ हम निकालते हैं तो जो एक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यहाँ से एसिड आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। जितने H पॉजिटिव यहाँ से यूज़ होंगे उतने ही H पॉजिटिव यहाँ से बन जाएंगे, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगी। या इसको सिंपल कर लेते हैं, जो हम बेस ऐड करेंगे वो बेस जो होगा वो एसिड से रिएक्शन करेगा, ऐसे कर लो।
डायरेक्ट ही हम इन H पॉजिटिव को की मदद से इसको नहीं समझते, हम डायरेक्ट इस एसिड की मदद से समझ लेते हैं। जो बेस होगा वो इससे रिएक्शन करेगा और इससे रिएक्शन करके जो बना देगा एसीटेट आयन और वाटर बना देगा, एसीटेट आयन और वाटर बना देगा। यानी जो हमने बेस ऐड किया वो बेस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। किससे रिएक्शन करके, एसिड से। इसको ऐसे शो कर दो, ऐसे समझ लो, या इसको ऐसे समझ लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्ट करते हैं जब हम उन सॉल्यूशंस के अंदर एसिड या बेसिस को ऐड करते हैं। तो ये चंद बेसिक बातें। बफर सॉल्यूशन होते क्या है, एसिडिक और बेसिक बफर में क्या फ़र्क होता है, उसकी एक एग्जांपल कर लेना। और उसके बाद जो बफर सॉल्यूशंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और बफर्स एक्शन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बफर्स का एक्शन किस तरह से होता है। बफर सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हेंडरसन इक्वेशन। एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, उनकी पीएच को फाइंड करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन का यूज़ किया जाता है कि अगर हमने किसी बफर के अंदर एसिड ऐड कर दिया, उसकी पीएच चेंज हुई तो कितनी हुई, उसको हम हेंडरसन इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। या बेस ऐड कर दिया, कितनी पीएच चेंज हुई, तो हेंडरसन इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो पीएच है बफर सॉल्यूशन की उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहले हम इसको एसिडिक बफर के लिए देखते हैं कि एसिडिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है। लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई एक वीक एसिड है HA, और ये इसी एसिड का साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये वीक एसिड है और ये इसी वीक एसिड का साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इनकी आयोनाइजेशन कैसे होगी उसको लिख लेते हैं। ये HA जो वीक एसिड होगा वो इस तरह से आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा और A नेगेटिव आयन बनाएगा। इस तरह से जो इसका साल्ट है इसी एसिड का वो भी आयोनाइज होगा, इसकी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनाएगा और A नेगेटिव आयन बनाएगा। अब ये वाला जो A नेगेटिव आयन्स हैं ये ज़्यादातर इस साल्ट से आएंगे, क्योंकि जितनी आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी उतने ही ये आयन ज़्यादा आएंगे। ये तो वीक एसिड है, बहुत कम आयोनाइजेशन होती है, तो जो A नेगेटिव आयन्स हैं इस एसिड से कम आते हैं और इस साल्ट से ये वाले जो आयन्स हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट HA, वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जिसे हम कहते हैं, उसकी इक्वेशन हम यूँ लिख सकते हैं, Ka इज़ इक्वल टू H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन, लिखना सिखाया हुआ है, A नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ओवर HA की कंसनट्रेशन, HA की कंसंट्रेशन। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है, H पॉजिटिव आयन को इसी साइड पे रहने दो, इसकी कंसंट्रेशन को, A नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी इस साइड पे ले आओ और HA की कंसंट्रेशन भी इस साइड पे ले आओ। तो H पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू Ka तो पहले ही इस साइड पे है, ठीक है, Ka पहले ही साइड पे है। ये जो A नेगेटिव की कंसंट्रेशन है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा Ka इंटू HA की कंसंट्रेशन ओवर A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। जब इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं, जब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड पे हम नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, सिंपल लॉग नहीं, बाद में उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। और इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग ऑफ क्या है, Ka और इसके बाद HA की कंसंट्रेशन ओवर A नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव, इसको हम क्या कहते हैं, pH की यही तो डेफिनेशन है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको pH कहते हैं। इस नेगेटिव लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये वाला जो साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के साइन में। तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka ये प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव लॉग, ठीक है। मल्टीप्लाई जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो ये वाला जब नेगेटिव यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, नेगेटिव लॉग ऑफ HA की कंसंट्रेशन
ओवर ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे हमने साइन को चेंज करना है, इस साइन को हमने पॉजिटिव करना है। इस साइन को पॉजिटिव करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ के को हम क्या कहते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है सारा। नेगेटिव लॉग ऑफ के को हम कहते हैं पी के ए। तो यहाँ पे पी के ए पुट कर देंगे, पी एच इज इक्वल टू पी के ए, यहाँ पे प्लस कर दिया। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, प्लस लॉग ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन ओवर एच ए यानी एसिड की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे शुरू पे मैंने आपको बताया था कि जो ए नेगेटिव है ये मेनली कहाँ से आते हैं, साल्ट से, क्योंकि ये तो वीक एसिड है, बहुत कम आयोनाइज होता है, बहुत कम आयोनाइजेशन होती है। इसलिए इस बफर सोल्यूशन के अंदर जितने भी ए नेगेटिव आयंस होंगे वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे, साल्ट से। तो इसकी जगह पे हम साल्ट की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन, यानी साल्ट की कंसंट्रेशन हमने कितनी ली है ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। साल्ट की कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए, एसिड की कंसंट्रेशन मालूम होनी चाहिए और पी के ए की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर हमें मालूम होंगी तो हम बफर सॉल्यूशंस की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एसिडिक बफर के लिए ये इक्वेशन यूज़ की जाती है। अगर बेसिक बफर के लिए करनी हो फिर अब उसको हम कंप्लीट डिराइव नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे पी ओ एच, बेस के लिए बेसिक बफर के लिए पी ओ एच फाइंड करेंगे, जाहिर बात है। पी के बी, उसके लिए हेंडरसन इक्वेशन ये होगी प्लस लॉग, यहाँ पे आएगी साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर बेस की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आ जाएगी पी ओ एच उस बेसिक बफर की। पी ओ एच को पी एच में हम तब्दील कर सकते हैं, हमें पता है क्या फार्मूला होता है, पी एच प्लस पी ओ एच इज़ इक्वल टू 14, यहाँ से हो जाएगा पी एच इज़ इक्वल टू 14 माइनस पी ओ एच। तो ये जो पी ओ एच आएगी इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो उस बेसिक बफर की पी एच हमारे पास आ जाएगी। बेसिक बफर के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं, और एसिडिक बफर के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से इसको डिराइव करना है। डिराइव करना मैंने आपको बता दिया। वीक एसिड लो, उसी वीक एसिड का साल्ट लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखो, उसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने के बाद दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लो। जब नेगेटिव लॉग ले लोगे तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन को हमने प्लस करना है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ के पी के इक्वल होता है, यहाँ पे लिख दिया। इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है तो इनको चेंज कर दो। चेंज करके ये इक्वेशन बन गई। ये यहाँ पे याद रखना है कि जो ए नेगेटिव है वो मेनली साल्ट से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने साल्ट की कंसंट्रेशन लिखनी है और यहाँ पे हमने एसिड की। तो ये कंसंट्रेशन हमें मालूम हो और पी के की वैल्यू मालूम हो तो एसिडिक बफर की हम पी एच कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक बफर के लिए पी के बी की वैल्यू मालूम हो, साल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन मालूम हो तो पी ओ एच निकाल लो, फिर उस पी ओ एच को कन्वर्ट कर लो पी एच के अंदर। तो इस तरह हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई करते हुए हम एसिडिक और बेसिक बफर की पी एच को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने एक ऐसा बफर सॉल्यूशन बनाना हो जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो, यानी बहुत अच्छा बफर सॉल्यूशन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड या बेस को अपने अंदर बियर कर सके, तो साल्ट और एसिड की हम इक्वल कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी एक भी मोलर लेते हैं। अगर 1 मोल हमने साल्ट का लिया है तो 1 मोल एसिड का लेंगे, तो ये log 1 हो जाएगा, log 1 0 होगा। तो जो बफर की pH होगी वो पी के ए के इक्वल आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा बफर सॉल्यूशन बनाएं जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो तो ये इक्वी मोलर लेते हैं। चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी का pH का बफर सॉल्यूशन बनाना होता है, तो वो इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि पी के तो कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है हर एसिड के लिए। तो इनकी कंसंट्रेशंस को चेंज करके हम pH को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज 1-2 एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये वाला जो बफर सॉल्यूशन है जिसको हम बार बार डिस्कस करते आए हैं, CH3COOH और सोडियम एसीटेट CH3COONA। इसके लिए जो pK की वैल्यू होती है ना इस एसिड की, ये होती है 4.74। अब हमने एक बफर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो, तो हम क्या करेंगे, साल्ट का भी 1 मोल लेंगे, 1 मोल साल्ट लेंगे, 1 मोल एसिड लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दो। pH इज़ इक्वल टू pK कितनी है 4.74, ये आपको दी होती है, गिवन होती है, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन भी हमने 1 ली
और एसिड की कंसंट्रेशन भी हमने 1 ली, तो ये क्या बन गया, pH इज़ इक्वल टू 4.74 प्लस log 1, और जो log 1 होता है ये 0 होता है, log 1 इज़ इक्वल टू 0, तो बफर सोल्यूशन की pH कितनी होगी, 4.74। तो अगर हम इस तरह का बफर बनाते हैं जिसमें हम ये इक्विमोलर लेते हैं तो उस बफर की जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कल को बफर कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से कंसंट्रेशंस को अगर हम चेंज करें, अगर हम जो एसिड है, एसिड यानी CH3COOH, इसकी हम कंसंट्रेशन ले लें 0.1 मोल, और जो साल्ट है CH3COONA, इसकी हम कंसंट्रेशन ले लें 1 मोल, इसकी कंसंट्रेशन हम ले लें 1 मोल। तो अगेन वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दो, pH इज़ इक्वल टू pK इस एसिड की होती है 4.74 प्लस लॉग ऊपर आएगी साल्ट की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन 1 है, एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। तो इसको आपने सॉल्व करके देख लेना है, ये हो जाएगा pH इज़ इक्वल टू 4.74 प्लस 1/10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, ये log 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये log 10, 0.1 है ना, 0.1 ये पॉइंट ख़त्म करो तो ये 1/10 हो जाएगा। जब यहाँ पे 1/10 होगा वो 10 ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर के साथ, तो ये log 10 हो जाएगा। और हमें पता है कि log 10 कितना होता है, log 10 1 होता है। तो pH कितनी आ जाएगी, pH इज़ इक्वल टू 4.74 प्लस 1, pH आ जाएगी 5.74। तो अगर हम इतनी कंसंट्रेशंस लेते हैं एसिड की और साल्ट की, तो इतनी pH का बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो इस तरह कोई भी कंसंट्रेशन दी गई हो, बहुत ज़्यादा हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे, आप खुद इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा जो आपकी बुक में दी हुई हैं, ठीक है। जहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन दी है वहाँ पे उसने बहुत सारी एग्जांपल्स को सॉल्व किया, आप उसको खुद सॉल्व आउट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशंस हमें दी होती हैं, pK की वैल्यू दी होती है, जस्ट आपने पुट करनी है हेंडरसन इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास बफर्स की जो pH है वो निकल के आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बफर सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बफर की टाइप्स पढ़ी, बफर एक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, बफर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और हेंडरसन इक्वेशन बफर्स की pH को कैलकुलेट करने के लिए। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।